Good morning, students. Myself Rajeshwari Devi Rathod, Assistant Professor in History. आज हम भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1909 का अधिनियम लेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1892 ईस्वी से 1909 ईस्वी के मध्य का समय तूफान और दबाव का समय था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसने देश में बढ़ते हुए असंतोष में आहुति का कार्य किया। बंग भंग आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया, जिसको सरकार ने अपनी पूर्ण शक्ति से कुचल दिया। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई और उदार तथा उग्र विचारधारा वाले दो दल बन गए। इस फूट का लाभ उठाकर सरकार ने उदारवादियों की पीठ थपथपाने के प्रयत्न आरंभ कर दिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो राष्ट्रवाद के वेग को रोकने के लिए हिंदू मुसलमानों में फूट पैदा करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए। उसने मुसलमानों को विधान परिषद में अलग प्रतिनिधित्व देने की मांग करने हेतु प्रोत्साहित किया। गवर्नर जनरल से प्रोत्साहित होकर मुसलमानों ने अपने लिए विधान परिषदों में अलग प्रतिनिधित्व की मांग की और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली। लॉर्ड मिंटो ने सुधारों की एक योजना भारत सचिव मॉडले के पास भेजी। यह योजना एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। ब्रिटिश संसद ने इसे 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से पारित कर दिया और इस अधिनियम की मुख्य धाराएं इस प्रकार से थीं। पहली, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 69 निश्चित की गई, जिनमें 9 पदेन तथा 60 अतिरिक्त सदस्य रखे गए। अतिरिक्त सदस्यों में से 28 सरकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 निर्वाचित तथा 5 मनोनीत सदस्य होंगे। 27 निर्वाचित सदस्यों में से 5 मुसलमानों द्वारा, 6 हिंदू जमींदारों द्वारा, एक सदस्य मुस्लिम जमींदारों, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा बम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा चुने जाते थे। शेष 13 सदस्यीय प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने जाते थे। अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। दूसरी धारा, बम्बई, मद्रास, बंगाल और उत्तर प्रदेश की प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 50 कर दी गई, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होता था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वहां निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया। कुछ गैर सरकारी लोगों को प्रांतों के गवर्नर मनोनीत करते थे, जो सदैव गवर्नर के प्रति वफादार रहते थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष में तो गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई, लेकिन परोक्ष में सरकार का ही बहुमत रखा गया। छोटे प्रांतों के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई। तीसरी धारा है, विधान परिषदों के कार्यों और अधिकारों में वृद्धि की गई। उस सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया जिसने मूल प्रश्न पूछा हो। स्पष्ट है कि दूसरे सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया, किंतु बजट की कुछ विशेष पदों पर चर्चा करने का अधिकार नहीं दिया गया और न ही बजट पर मतदान ही करवाया जा सकता था। विधान परिषद का अध्यक्ष सार्वजनिक हित का बहाना लेकर किसी भी प्रस्ताव को रखने की अस्वीकृति दे सकता था। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में कहा गया है, वे स्पष्ट तथा निश्चित होने चाहिए। उनमें दलील, अनुमान तथा आक्षेप की चर्चा नहीं होनी चाहिए। और चौथी धारा थी, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह मद्रास और बम्बई की कार्यकारिणी परिषद में 2 से 4 तक सदस्य बढ़ा सके और उनमें से कम आधे सदस्य ऐसे हों जो 12 वर्ष तक सम्राट की सेवा में भारत में रह चुके हों। इस अधिनियम के स्वीकृत होते ही भारतीयों को भारत सचिव की काउंसिल में तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में मनोनीत किया गया। तो ये थी 1909 के अधिनियम की मुख्य धाराएं। अब है इस अधिनियम की समीक्षा। यह अधिनियम निश्चित रूप से 1892 के अधिनियम से बहुत आगे था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 1 भारतीय को और 2 भारतीयों को भारत सचिव की काउंसिल में स्थान दिया गया। विधान परिषदों का विस्तार करके इसके कार्यों और अधिकारों में वृद्धि की गई। इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत स्वीकार किया गया। विधान परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को सरकार की आलोचना करने तथा सुझाव देने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु सरकार पर भारतीयों का कोई नियंत्रण नहीं था। रैमजे मैकडॉनल्ड ने लिखा है, मार्ले मिंटो सुधार जनतंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। वस्तुतः मार्ले मिंटो सुधार
अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों की पीठ थपथपाना था। यदि किसी वजह से उदारवादी भी अंग्रेज़ों का साथ न दे सके तो मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर उनकी पीठ भी थपथपाई गई। भारतीयों ने उत्तरदायी संस्कार की मांग की थी भारतीयों ने उत्तरदायी सरकार की मांग की थी, लेकिन इस अधिनियम द्वारा इस मांग को पूरा नहीं किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में संसदीय सरकार स्थापित करना नहीं था, जैसा कि स्वयं मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में कहा था। यदि इन सुधारों के विषय में कहा जाए कि इनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत में संसदीय सरकार की स्थापना होती है, तो मेरा ऐसे कार्यों में कोई संबंध नहीं है। इन सुधारों से कार्यकारिणी और विधान परिषद के संबंध पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कार्यकारिणी पूर्व की भांति स्वेच्छाचारी बनी रही। विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी और कुछ मनोनीत किए हुए गैर सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकार का बहुमत बना रहता था। विधान परिषदें सरकार के हाथ की कठपुतली बनी रहीं। विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई, किंतु उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर उन अधिकारों को सीमित कर दिया गया। सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था, किंतु कार्यकारिणी द्वारा उसका उत्तर देना अनिवार्य नहीं था। सदस्यों को सार्वजनिक हित के प्रस्ताव पेश करने का अधिकार था, किंतु विधान परिषद का अध्यक्ष ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की मनाही कर सकता था। इस अधिनियम को लागू करने के लिए जो विनियम यानी रेगुलेशंस बनाए गए, उनमें उग्रवादी राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमृत बाजार पत्रिका ने 17 नवंबर 1909 को लिखा, शून्य के साथ यदि कोई शून्य जोड़ भी दिए जाएं, तब भी वह शून्य शून्य ही रहता है। कूपलैंड ने भी लिखा है कि विधान परिषदें संसद न होकर केवल दरबार थीं। इस अधिनियम ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के विषैले तत्वों का ऐसा बीजारोपण किया जो 1947 में देश विभाजन के रूप में पल्लवित हुआ। निर्वाचन क्षेत्रों को क्षेत्रीयता के स्थान पर धार्मिक, व्यावसायिक तथा संपत्ति के आधार पर विभाजित किया गया। इस प्रकार निर्वाचन प्रणाली द्वारा विभिन्न हितों एवं संप्रदायों में परस्पर फूट उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर उनमें हिंदुओं से अलग होने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी। यह विषैला पौधा यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज प्रशासकों ने समय समय पर इसको सींच कर पल्लवित होने में सहयोग दिया और अंत में इसी सांप्रदायिक खड़ग द्वारा भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। यह अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट करने में असमर्थ रहा। स्वयं गोखले ने, जो उदारवादी नेता थे, कहा कि इन सुधारों में अच्छी बातें अवश्य थीं, किंतु सरकारी नियमों व उपनियमों द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की घोर निंदा की। डॉक्टर जकरिया ने लिखा है कि इन सुधारों ने लोगों को मूलभूत तत्व देने की बजाय उसकी छाया प्रदान की थी। इसी प्रकार डॉक्टर मजूमदार ने इसे चंद्रमा की चमक की संज्ञा दी है। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा उदार दल को शांत करने का प्रयास किया था, किंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति में भी पूर्णतः असफल रहा।